नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कहिए, आपको किससे मिलना है? क्या आपके पति घर पर हैं? मैंने कहा, मेरा नाम रुसैल है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। इस शहर में इतने व्यस्त प्राणी रहते हैं कि वो शायद एक बार मिलने के बाद दोबारा मिल ही नहीं पाते। आइए, अब काफी दिलचस्प मालूम होते हैं। वो सोलो नाटेकत का व्यक्ति था। दिन भर उसके दो ही काम होते थे, चित्रकारी और बच्चों से दोस्ती बढ़ाना। उस समय भी 3 चीनी बच्चे उसके पास बैठे थे और वो सोलो उनके चित्र बना रहा था। देख लिया आपने, ये 2 काम ही हैं इनके, मिसेज वसोलो ने कहा। 1000 बार कहते हूँ कि अपने कारोबार को फिर से जमाओ, लेकिन इनका दिमाग फिर गया है। बच्चों के चित्र बनाकर बेचते बेचते ये क्या कमा लेंगे। तुम फिर किसी दोस्त को ले आई? वो सोलो दहाड़ पड़ा। मैं शूट कर दूंगा एक एक को। गुड इवनिंग सर, मैं यहूदी ट्रस्ट की तरफ से आया हूँ। तो तुम इसके मित्र नहीं हो? वो सोलो ने संदिग्ध निगाहों से पूछा। मिसेज वसोलो तुनतुनाती हुई चली गई। नहीं, बल्कि मुझे आपकी तरह बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने कहा। तब तो हमारी खूब पटेगी। ये कहती है धन कमाओ, सारे अमेरिकन एक से होते हैं। मैं से मार्केटाइन छोड़े मुझे 4 साल बीत गए। सारे विश्व में मेरा सौदा पड़ता था। बड़े बड़े व्यापारी मुझसे ही संपर्क किया करते थे, मगर मिला क्या? गनीमत समझो, जान बची हुई है। बैठो बैठो, क्या पियोगे? मैं जरा जल्दी में हूँ। दरअसल ट्रस्ट की तरफ से कुछ चंदा। ट्रस्ट वाले अभी नहीं बोले, मगर मैंने धर्म खाता बंद कर दिया। अगर तुम चंदे के रूप में कुछ बच्चों की तस्वीरें ले जाना चाहो तो शौक से ले जा सकते हो। नाम क्या है तुम्हारा? रुसैल। तुम्हारे चेहरे पर इतने जख्म क्यों है भला? मैं सावधान हुआ। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे पर अधिक गौर कर पाता, मैंने तुरंत बात पलटी। आपकी पत्नी चंदे के फेवर में है। अरे मिस्टर रुसैल, वो मेरे लिए बच्चा तक तो पैदा करने के फेवर में नहीं रही। देख नहीं रहे हो कितना चिड़चिड़ा स्वभाव है? बच्चों को देख नहीं सकती। मेरी डिजाइनें फाड़ फाड़ कर फेंक देती है। कहती है पैसा कमाऊं, मगर किसके लिए कमाऊं? मैंने भी तो तय कर लिया है, जब तक बच्चा पैदा नहीं करेगी मैं शेयर मार्केट में नहीं उतरूंगा। तो आपका कोई बच्चा नहीं है? अब मुझे क्यों रुलाना चाहते हो? रुसोलो ने ऐसा मुंह बनाया जैसे रो पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपका कीमती समय आया किया, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं इस प्रकार वहां से भागा जैसे वसोलो के रूप में भूत मिल गया हूं। जब तक मिसेज वसोलो कुछ पीने पिलाने को लाते, मैं 9-2 हो चुका था। रास्ते में मैंने सोचा, मेरी शक्ल तो ऐसी हो गई है कि एक बार देखने के बाद कोई भूल भी नहीं पाएगा। मैंने दूसरे शिकार के लिए रास्ता बदला, आसपास की जानकारी प्राप्त की। वो भी मेरे काम का नहीं निकला। आखिर उस दिन आगे का कार्य नहीं किया। दूसरे दिन मैंने तीसरे शिकार की टोह ली। यहाँ काम बनता नजर आया। 38 वर्ष का एक स्पेनिश, 7 वर्ष पहले उसने शादी की थी और 4 साल 3 माह का उसका छोटा सा सुंदर लड़का था। सुंदर माँ का सुंदर बच्चा। एक आया उस बच्चे को लॉन में खिलाती नजर आई थी। यह व्यक्ति सरकारी डॉक्टर था, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ। डॉक्टर टैग पहले एक बहुत बड़े क्लिनिक का मालिक था, पर बाद में उसे वो क्लिनिक बेचकर सरकारी नौकरी करनी पड़ी। डॉक्टर टैग का पिता बहुत बड़ा ब्रेन स्पेशलिस्ट था। वो अपने ज़माने का सबसे सफल सर्जन भी रहा। क्लिनिक टैग के पिता का था, जिसकी मृत्यु के बाद टैग को वो मिला था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और उस बच्चे को किडनैप करने का तरीका सोचने लगा। तीसरे दिन नेटा का फोन आया। कहाँ तक बढ़े हो? आसामी मिल गई है। ठीक है, आज शाम में तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैंने गहरी सांस खींची। मुझे थकावट महसूस हो रही थी। ज्यों-ज्यों मैं क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा था, मेरे दिमागी ख्यालात बदलते जा रहे थे। जैसे पहले जेनिस के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, परंतु अब यह महसूस नहीं होता था। अब मुझे जेनिस से अधिक दौलत प्यारी लग रही थी। मैं पीने लगा, पीता रहा। नेटा आ गई होगी।
आज तक मैंने उसकी सुंदरता की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया। उसके जिस्म का प्रत्येक अंग तो जैसे सेक्स का अलाव था। मुझे कभी का उस अलाव में कूद जाना चाहिए था। हाँ, ऐसे हिलो मत। मैं अब तुम्हारे ऊपर आना चाहती हूँ। तुम कितने मजबूत आदमी हो। तूफान उठ रहा था बड़े वेग से। ये पूरा का पूरा कमरा जैसे भूमध्य रेखा की गर्म तूफानी हवाओं का शहर बन गया था। नेटा की सांसें मस्त गर्म हवाओं की तरह उड़ रही थी। हम दोनों भूखे थे, प्यासे थे, कभी के टकरा कर चूर हो जाना चाहते थे, पर यह टकराव कितने समय बाद आया हुआ था। आज हमारी दबी हुई कुंठाएं एक दूसरे से लड़ रही थी। हमारी रात जैसे छोटी थी, इसलिए तो तूफान तेज हो चला था। और वो रात, उस रात का अधिक वर्णन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो रात मेरी नहीं थी, वो नेटा की रात थी। उस रात नेटा ने जेनिस को जीत लिया था। उसने मुझे दीवाना बना दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि भविष्य में यही रात मेरे लिए सबसे भयानक साबित होने वाली थी। शिकागो शहर में 4 व्यक्तियों को ब्लड क्रॉस की धमकियां मिलनी प्रारंभ हो गई थी। अलग अलग स्थानों पर उनसे $10,000 का भुगतान मांगा जा रहा था। भुगतान अदा करने वालों की तारीखें और तरीके भी अलग अलग थे। किसी जमाने में ब्लड क्रॉस का नाम धनिकों के रक्त को जमा देता था। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो पुलिस के पास जाकर अपनी मौत को निमंत्रण दे। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ था शहर की किसी भी सड़क पर सवेरे सवेरे एक लाश का पाया जाना। यूं तो जनता उसे भूल चुकी थी क्योंकि इसकी मृत्यु 6 वर्ष पहले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी थी, किंतु वो लोग शायद उसे कभी न भूल पाते जिन्होंने उसको भुगतान किया था। वो लोग भी कभी न भूल पाते जिनकी कुछ कमजोरियां ब्लड क्रॉस के पास पहुंची थी। ये चेतावनियां मेरी तरफ से दी जा रही थी। उन चारों को भयभीत करने में मुझे विचित्र सा सुख मिल रहा था। हालांकि वो चारों ही इस काबिल नहीं थे कि $10,000 अदा कर पाते। भुगतान की तारीख नजदीक आ रही थी और उन्हें इसका विश्वास नहीं हो पाया था कि ब्लड क्रॉस सचमुच जिंदा हो गया है। अगर उन्हें इसका यकीन हो जाता तो वो कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाते। ट्रिब्यून, सन टाइम्स, सभी अखबारों में इसका विवरण चटपटे ढंग से छपना शुरू हो गया था। पुलिस उसके पुराने रिकॉर्डों को पलटने लगी थी। पुलिस का कथन था कि ब्लड क्रॉस मर चुका है। ये और कोई व्यक्ति है जो नाहक लोगों को डराना चाहता है। पुलिस तब तक के लिए खामोशी धारण किए थे जब तक सचमुच की कोई वारदात नहीं घट जाती। नेटा का कथन सही था। पुलिस तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि कोई वारदात ना हो जाए। मैं अपनी योजना के स्क्वायर से काफी आगे बढ़ चुका था। अब मेरा दूसरा कदम किडनैपिंग था। यह काम नेटा के संकेत पर होना था और इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि बच्चे का अपहरण संडे के दिन होना था। वो संडे कौन सा होगा ये अभी तक निश्चित नहीं था। यदि कोई और दिन होता तो आसानी रहती, परंतु उस दिन तो डॉक्टर टेक और मिस्टर टेक घर पर ही छुट्टी मनाते थे। बच्चा भी उस दिन स्कूल नहीं जाता था। डॉक्टर टेक को मैंने धमकी में सिर्फ इतना ही कहा था कि $1,000 के भुगतान के लिए उसे तारीख दी जाएगी, वो अपनी व्यवस्था रखे। मैं जानता था डॉक्टर ने इसे सीरियसली नहीं लिया होगा। धमकियों का काम समाप्त हो गया था। इस मकान में तीसरे सप्ताह खत्म होने को था। जेनिस अब तक शिकागो में ही थी। वो नेटा के साथ रह रही थी। मेरे बारे में नेटा ने उसे बता दिया था कि मैं मैक्सिको जा चुका हूँ। जब वहाँ से लौटूंगा तो मेरे शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं होगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।